तो संसद की सुरक्षा में चूक पर लोकसभा में हंगामा करने की वजह से आज 33 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही इस मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा करने के आरोप में अभी तक 46 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। चूंकि लोकसभा में कार्यवाही शुरू होने के बाद सदन की मर्यादा बनाए रखने की स्पीकर की अपील बार बार अनसुनी रही, इसलिए संसदीय कार्य मंत्री ने ऐसा करने वालों को निलंबित करने की मांग की। The behavior of the above said member may kindly be referred to the privilege committee and they need to be suspended till the committee gives its report. इसके बाद आसन ने 30 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र और 3 सांसदों को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट लंबित रहने तक निलंबित कर दिया। बताया गया कि 3 सांसद नारे लगाने के लिए अध्यक्ष के आसन पर चढ़ गए थे। जिन सांसदों को निलंबित किया गया उनमें अधीर रंजन चौधरी सहित कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके सहित कई दलों के सदस्य हैं। ये सरकार तानाशाही की मतलब चरम शिखर पर पहुंच चुके हैं। लोकसभा में 33 सांसदों के निलंबन की खबर आई ही थी कि दूसरी बड़ी खबर राज्यसभा से आ गई, जहां सदन में हंगामे के आरोपी 45 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। क्योंकि उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होते ही 4 बजे तक बार बार सदन में कामकाज रुकता रहा और इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ गुस्सा जताते दिखे। No less than crime against Bharat. We are weaponizing disruption and disturbance. सभापति के रुख के बावजूद जब शाम 4:30 बजे भी हंगामा नहीं रुका तो सभापति ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, रणदीप सुरजेवाला, रामगोपाल यादव सहित विपक्ष के 34 सदस्यों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया और दावा किया कि सदन की गरिमा गिराने वालों ने उनके लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। I have no option. I have honorable members no option. इसके साथ ही दोनों सदनों से एक ही दिन में कुल 78 सदस्य सस्पेंड कर दिए गए, जबकि संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर इस सत्र में अब तक 92 सदस्य सस्पेंड किए जा चुके हैं। इस तरह आज हुई कार्रवाई में राज्यसभा के 45 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 11 सांसदों के मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा गया। ये सांसद समिति की रिपोर्ट सदन में पेश किए जाने तक सस्पेंड रहेंगे। जाहिर है दोनों सदनों से इतनी संख्या में सांसदों के सस्पेंड होने पर सियासी बवाल मचना ही था। हुआ भी ऐसा ही। राज्यसभा से सस्पेंड किए गए सदस्यों ने संसद के मकरद्वार पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विपक्ष ने दोनों सदनों में हुई सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ये भाजपा मॉडल है, ये मोदी साहब का मॉडल है, ये राजतंत्र का मॉडल है। आरजेडी के सस्पेंडेड सांसद मनोज झा भी तल्ख तेवर के साथ मीडिया के सामने आए। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। हालांकि बीजेपी ने सदन के अंदर तख्ती लेकर प्रदर्शन और हंगामे को इस सख्त कार्रवाई की वजह करार दिया। कई माननीय सदस्य प्लैकार्ड लेके दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। संसद के इस शीतकालीन सत्र में अब तक 92 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। इसके साथ ही दोनों सदनों से एक ही दिन में कुल 78 सदस्य सस्पेंड कर दिए गए, जबकि संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर इस सत्र में अब तक 92 सदस्य सस्पेंड किए जा चुके हैं। दरअसल संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में संसद के दोनों सदनों में बार बार हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से कार्यवाही कई बार स्थगित करने की नौबत आई। हालांकि हंगामे का अंदेशा पहले से ही था, लेकिन लोकसभा में प्रश्नकाल के ठीक तरह से चलने की उम्मीद तब बढ़ गई जब विशिष्ट दीर्घा में श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष के नेतृत्व में आई टीम दिखी। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके बाद स्पीकर ने संसद के स्मोक कांड से सबक लेते हुए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी सदन को दी। किस तरीके से हम संसद की सुरक्षा को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए आप सबके सुझावों पर एक ठोस कार्य योजना भी बनाएंगे। लेकिन स्पीकर की बात पूरी होने से पहले ही सदन में विपक्ष के नेता ने हंगामा शुरू कर दिया। आप सभी भली भांति अवगत है। इसके साथ ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। ऐसी घटनाएं कई बार। हालांकि इस शोर शराबे के बीच भी स्पीकर ओम बिरला सदन को बार बार बताते रहे कि लोकसभा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है और इसे पुख्ता करने के लिए वो सदन के सुझाव से हर कदम उठाने को तैयार है। लेकिन सदन को भरोसा देने की उनकी तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हुई और विपक्ष ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बयान की नारेबाजी शुरू कर दी। पूर्व में भी जब कभी सदन में घटनाएं घटी है तो ये
विशेष क्षेत्राधिकार संसद शोर शराबा बेहिसाब हुआ तो उन्होंने संसद की सुरक्षा पर सियासत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राजनीति कर रहे हैं। ये किसी भी तरह की राजनीति करने वाली घटनाएं नहीं है। लेकिन संसद की सुरक्षा में चूक जैसी गंभीर घटना पर विपक्ष के तेवर नरम नहीं पड़े। सदन की कार्रवाई नहीं शुरू करूंगा। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद दोपहर 2 बजे तक ही लोकसभा को 2 बार स्थगित करना पड़ा। इस दौरान आसन की तरफ से बार बार लोकतंत्र की दुहाई देकर इसकी खासियत को बताने की भी कोशिश हुई। सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन असहमति सकारात्मक हो और विरोध भी हो तो हम अपने शब्दों के अंदर विचारधारा के आधार पर विरोध करें। इस दौरान ओम बिरला विपक्ष के 13 सांसदों के निलंबन की वजह उनके सदन की मर्यादा के उलट आचरण बताकर सफाई भी देते रहे, लेकिन नाराज विपक्ष पोस्टर लेकर हंगामे पर अड़ा रहा। तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये जो निर्णय हुआ था आपके समक्ष, तो हम तकिया नहीं लाएंगे, उसको स्वीकृति दिया है। लोकसभा जैसा ही मंजर राज्यसभा का भी रहा और राज्यसभा में कार्यवाही को बार बार स्थगित करने की नौबत आई। इस बीच संसद की सुरक्षा में सेंध की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की एक टीम लखनऊ में एक आरोपी सागर शर्मा के घर पहुंची। जांच में सागर शर्मा और उसके घर के लोग पूरी तरह मदद करें, इसके लिए पुलिस टीम ने बेहद समझदारी से काम लिया। और जब पुलिस को देखकर सागर के घरवाले सहम गए तो वीडियो कॉल कर सागर की बात घर वालों से कराई। विवाद के बाद पहली बार बेटे से बात कर मां रानी शर्मा के आंसू निकल पड़े। मां रानी शर्मा ने सागर से पूछा, ये क्या कर दिया तुमने? इस पर सागर ने जवाब दिया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पुलिस भी मेरे साथ सही बर्ताव कर रही है, हम जल्द वापस आएंगे। इसके बाद मां रानी शर्मा ने सागर से कहा कि उसके घर पुलिस आई है। इस पर सागर ने जवाब दिया, पुलिस जो भी दस्तावेज मांगे उसे दे दो, जो सवाल करे उसका जवाब दो। हमसे पूछ रहा था, मम्मी आप ठीक हो? हम ठीक है, बिल्कुल, आप फिक्र मत करो, चिंता मत करो। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रानी शर्मा ने बताया कि सागर अपने अंगूठे में ब्लेड से चीरा लगाकर अक्सर भगत सिंह की तस्वीर पर तिलक लगाता था। रीना के मुताबिक सागर के चेहरे पर पछतावे के कोई भाव नहीं थे। दिल्ली पुलिस की टीम सागर के घर से आधार, पहचान पत्र और जूते जैसी चीजें लेकर निकल गई, तो उसी दौरान एक और टीम हरियाणा के जिंद पहुंच गई, जहां घसो गांव में दूसरी आरोपी नीलम आजाद का घर है। यहाँ पहुँचने के बाद इस टीम ने नीलम के कमरे में छानबीन की और अपने साथ डायरी, कुछ किताबें और बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज ले गई। एक इलाहाबाद बैंक का है, एक HDFC का है, उस पर कोई नाम और पता नहीं था उसका। बैंक की कॉपी में एक वो है और जो एक एक्सिस का है वो मैंने करवाया था सेविंग, एक वो है। संसद की सुरक्षा में चूक से जुड़े मामले की जांच 6 राज्यों में फैल चुकी है, जिसके लिए 50 टीमों का गठन किया गया। अब तक गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों से स्पेशल सेल की अलग अलग टीम पूछताछ कर रही है, जिसके बाद इन्हें NFC स्पेशल सेल की टीम को सौंपा जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हलाल बनाम झटके की जंग को शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया कि हिंदुओं को साजिश के तहत हलाल मीट खिलाया जा रहा है। उन्होंने बलि प्रथा का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुओं को सिर्फ झटका मीट ही खाना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए, आप अपने धर्म को पालन करने के लिए आप हलाल मीट खाना बंद करें और झटका मीट ही खाएं। ना मिले तो ना खाएं, चाहे कितना दिन ना मिले। अतीक अहमद के करीबी और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी नफीस बिरयानी की मौत हो गई। रविवार शाम को उसे दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उसे नैनी जेल से निकालकर प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मथुरा के शाही ईदगाह को लेकर कुछ बड़े सबूत सामने आए हैं। जी न्यूज के हाथ लगी एक्सक्लूसिव तस्वीरों में मस्जिद की दीवार पर ओम और कमल के निशान मिले हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये तस्वीरें शाही ईदगाह के अंदर की हैं। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। खबर है कि 67 साल का दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में या तो मर चुका है या फिर अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि दाऊद को जहर दिया गया है और कराची के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। खबर है कि कराची में एक अज्ञात शख्स ने उसे जहर दे दिया है। उसके बाद उसकी हालत खराब हो गई है, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। दावा किया जा रहा है कि दाऊद को उसके घर पर ही जहर दिया गया है, जिससे उसकी हालत बिगड़ी है। दाऊद को जहर किसने और क्यों दिया, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। दाऊद इब्राहिम कई सालों से पाकिस्तान में रह रहा है, हालांकि उसे जहर देने की खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर दाऊद को जहर देने की खबरों का बाजार गर्म है। ये भी कहा जा रहा है कि उसे अस्पताल में किसी गंभीर बीमारी के लिए भर्ती कराया गया है और उसे अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जा रहा है।
क्योंकि पाकिस्तान की सरकार नहीं चाहती कि दाऊद से जुड़ी कोई भी खबर मीडिया में लीक हो। सूत्रों के मुताबिक दाऊद 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। दाऊद को अस्पताल के अंदर कड़ी सुरक्षा में रखा गया है और वो अपने फ्लोर पर एकमात्र मरीज है। केवल अस्पताल के आला अधिकारी, चुने हुए मेडिकल स्टाफ और दाऊद के परिवार के करीबी सदस्यों को ही उस मंजिल तक जाने की इजाजत है। इससे पहले भी दावा किया गया था कि दाऊद कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि कराची के मुमताज अस्पताल में बीते कुछ समय से अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम अपनी किडनी की गंभीर बीमारी का इलाज करा रहा था। लेकिन इस बार इस खबर को लेकर पाकिस्तान में भी हलचल देखी जा सकती है। कल शाम से ही सोशल मीडिया पर ये खबरें आनी शुरू होने लगी थी और इसके बाद पाकिस्तान में कई जगह इंटरनेट सेवाओं में भी बंद देखा गया, यानी ठप कर दी। भारत कई बार पाकिस्तान को और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर दाऊद के पाकिस्तान में मौजूद होने के सबूत पेश कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इन सबूतों को छुटलाया। जबकि पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों को पता है कि दाऊद और उसका परिवार पाकिस्तान में ही रहता है। उसके घर तक की लोकेशन बताई जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक दाऊद का घर फिलहाल कराची के डिफेंस एरिया में है और उसने सुरक्षा कारणों से अपना ठिकाना भी बदला है। इससे पहले उसका घर कराची के क्लिफ्टन एरिया में था। दाऊद पहले भी बार बार अपना पता बदलता रहा है। उसके लिए पाकिस्तान में 3 से 4 लोकेशन रिजर्व रखी गई हैं। इतना ही नहीं, दाऊद को बचाने के हर तरीके से इंतजाम किए जाते रहे हैं। कभी भी आधिकारिक तौर पे इस बात की पुष्टि नहीं हो पाएगी। वो मर भी गया तो उसको चुपचाप कहीं कोने में दफना देंगे और उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पाकिस्तान हमेशा नकारता रहेगा। इसलिए अगर दाऊद को जहर वाली खबर सही है तो पाकिस्तान दुविधा में है। उसे न निगलते बन रहा है और न उगलते। वो इसका न तो खंडन कर सकता है और न भारत पर उंगली उठा सकता है। कई लोगों का सोचना है कि दाऊद इब्राहिम को जहर देने के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी RAW का हाथ हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में कई आतंकवादी रहस्यमयी तरीके से मारे गए हैं। इसलिए दाऊद मामले में भी रॉ पर अंदेशा जताया जा रहा है, लेकिन भारत के रक्षा विशेषज्ञ इसे सही नहीं मानते हैं। इन सब घटनाओं के पीछे ISI का हाथ है, क्योंकि जो पीछे जो मीर नाम का व्यक्ति था उसको जेल में जहर दिया गया। अभी दाऊद को बोलते हैं उसके घर में जहर दिया गया, जो कि बहुत ही प्रोटेक्टेड जगह है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड को करीब से जानने वाले पूर्व IPS अधिकारी PK जैन का मानना है कि मुल्क पर बोझ बन चुके आतंकियों को पाकिस्तान खुद ही निपटा रहा है। दाऊद पाकिस्तान के लिए बोझ बन चुका है। दाऊद और ISI का ड्रग्स और अफीम का धंधा चौपट हो चुका है, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान में ड्रग्स और अफीम कारोबार को खत्म कर दिया है। इसलिए दाऊद के जरिए ISI के लिए आमदनी का सोर्स बंद हो गया। अफगानिस्तान से जो पूरा अफीम का या जो ड्रग्स का ट्रेड होता था, जिसको प्रोसेस करवाने में और डिस्ट्रीब्यूशन में दाऊद का बहुत बड़ा हाथ था और ISI उसकी पार्टनर थी, वो धंधा भी काफी हद तक बंद हो चुका है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद दाऊद इब्राहिम सहित दूसरे आतंकी संगठनों की वजह से पाकिस्तान को दुनिया से मदद नहीं मिल पा रही है। इसलिए पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का काफी दबाव है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान के लिए उसके आतंकी की फैक्ट्री ही उसके गले की फांस बन चुकी है। इसलिए पाकिस्तान की ISI धीरे धीरे अपने पाले पोसे आतंकियों को ठिकाने लगा रही है। पाकिस्तान के लिए जो टेरर इंडस्ट्री थी वो उसके गले का फंदा बनती जा रही है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये ISI का ही कृत्य है कि धीरे धीरे ये सब जितने सेकंड रंग के जो टेररिस्ट हैं उनको टपकाया जा रहा है। दाऊद इब्राहिम पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2003 में ही $2.5 करोड़ का इनाम घोषित किया था। इसलिए दाऊद पर कार्रवाई करने का पाकिस्तान पर लगातार दबाव है। आजकल पाकिस्तान के जनरल जो हैं वो आर्मी जनरल वो US के ट्रिप पे हैं, अभी भी US में हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये सारा ट्रेड ऑफ है कि जब तक ये बड़े बड़े लोग नहीं मारे जाएंगे या उनको एलिमिनेट नहीं किया जाएगा तब तक पाकिस्तान को हेल्प मिलना या पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अमेरिका की सपोर्ट मिलना या अमेरिका के साथ में जो दूसरे देश जुड़े हुए हैं उनकी सपोर्ट मिलना, ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। पाकिस्तान के आर्थिक हालात बेहद नाजुक हैं। उसे अगर पैसे चाहिए तो आतंक का खात्मा करना होगा। शायद इसीलिए पाकिस्तान इन आतंकियों को एक एक कर हटा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर दाऊद इब्राहिम मारा जाता है या उसकी मौत हो चुकी है तो उसकी मौत का भारत में अंडरवर्ल्ड पर क्या असर होगा? तो इसका जवाब है कुछ खास नहीं। जानकारों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम के ज्यादातर काले धंधे भारत में खत्म हो चुके हैं। दाऊद का जो अंडरवर्ल्ड में जो इन्फ्लुएंस था वो तो खत्म हो चुका है, खासतौर पे 2014 के बाद में तो बिल्कुल नहीं रहा। जितने भी टेरर अटैक इंडिया के ऊपर हुए वो सब बड़े अच्छे तरीके से निपटाए जा रहे हैं। मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड था वो प्रैक्टिकली खत्म हो गया। जानकारों के मुताबिक दाऊद का बेटा अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से नहीं जुड़ना चाहता, इसलिए ऐसे लोग अब पाकिस्तान के लिए भार बन चुके हैं और पाकिस्तान चुन चुन कर सबको खत्म कर रहा है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले चंदा जुटाने के लिए डोनेट फॉर देश अभियान की शुरुआत की।
कांग्रेस पार्टी के 138वें स्थापना दिवस से पहले कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश कैंपेन शुरू किया है। इस अभियान के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग कांग्रेस पार्टी को 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए या इससे भी ज्यादा चंदा दे सकते हैं। डोनेशन ये सब देश के बनाने में हमको मदद होता है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद भोपाल में तेज म्यूजिक बजाने पर पहली कार्रवाई हुई है। ऐशबाग इलाके में शिकायत मिलने पर पुलिस ने म्यूजिक सिस्टम जब्त कर लिया। वहीं आरोपी के खिलाफ कोलाहल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली के लाजपत नगर में तेज रफ्तार एक वाहन ने शख्स को टक्कर मार दी। युवक उछलकर गाड़ी के बोनट पर गिरा तो ड्राइवर उसे गाड़ी पर लटकाकर ही डीएनडी फ्लाईओवर तक घसीटता ले गया। यूपी के बरेली जंक्शन पर 3 महिला टीटीई ने एक लड़की की पिटाई कर दी। आरोप है कि टीटीई ने लड़की को कॉलर पकड़कर घसीटा। वीडियो सामने आने के बाद डीआरएम मुरादाबाद और डीआरएम इज्जत नगर ने जांच के आदेश दिए हैं। ज्ञानवापी परिसर में किए गए सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी के जिला जज की अदालत में आज पेश कर दी गई। पेश की गई इस रिपोर्ट पर अब 21 दिसंबर को सुनवाई होगी। और ये रिपोर्ट 2 सील बंद लिफाफों में एएसआई की टीम ने अदालत में पेश की। बताया गया कि एक लिफाफे में 500 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट है, जबकि दूसरे लिफाफे में करीब 50 पन्नों की समरी रिपोर्ट है। कोर्ट ने जो है हमारे दिए गए रिपोर्ट को जो है कोर्ट किया है, कोर्ट करके जो है सुनवाई के लिए किस तारीख लगा दिया है। रिपोर्ट पेश होने के बाद हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की, जबकि मुस्लिम पक्षकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पर आपत्ति जताई। यहाँ तक एप्लीकेशन दे दिया कि साहब हमारे ईमेल आईडी पर इसको अपलोड कर दिया जाए, आज ही दे दिया। तो ये कैसे संभव है? जो प्रोसीजर है, अगर इनको लेना भी है तो नकल के जरिए लेंगे। फिलहाल सबकी निगाहें कोर्ट में पेश एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिस पर 21 दिसंबर को सुनवाई होगी। मथुरा के शाही ईदगाह के सर्वे के मामले में अब 11 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज हुई सुनवाई में सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से इसे 9 जनवरी तक टालने की अर्जी दाखिल की गई और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई का हवाला दिया गया था। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी अपील में ये बात रखी कि इस केस की 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और अगर सर्वोच्च न्यायालय सर्वे को लेकर कोई फैसला लेता है तो आज दिए गए आदेश का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लिहाजा 9 जनवरी के बाद ही सर्वे पर सुनवाई हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई का कोई और दूसरा तरीका तय करती है, तो इसलिए हमने कहा इन ऑल प्रॉपर्टी इस केस की प्रोसीडिंग 9 तारीख तक के लिए स्टे कर दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद और मुस्लिम पक्ष की आपत्ति की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला लिया कि वो शाही ईदगाह पर सर्वे को लेकर अब 11 जनवरी को सुनवाई करेगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर में स्थापित करने के लिए भगवान राम की चरण पादुका भी अयोध्या के सफर पर निकल चुकी है। सोने और चांदी से बनी इस चरण पादुका को हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने तैयार किया है। इसे बनाने में 7 किलो चांदी और 1 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। भगवान राम की ये चरण पादुकाएं फिलहाल पूरे देश के पवित्र तीर्थ स्थलों के भ्रमण पर हैं और रविवार को रामेश्वरम से होते हुए अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं। गुजरात में ये पादुकाएं ज्योतिर्लिंग सोमनाथ और द्वारकाधीश मंदिर में रखी जाएंगी। वहां से इन पादुकाओं को उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम ले जाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले 19 जनवरी को ये चरण पादुकाएं अयोध्या पहुंचेंगी, जहां प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान इन चरण पादुकाओं को पूरे विधि विधान से राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन स्वर्वेद मंदिर का उद्घाटन किया। बताया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, जहां एक साथ 20,000 लोग बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। और वहाँ किसी भगवान की पूजा नहीं होगी, बल्कि योग साधना होगी। मंदिर के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद थे, जिन्होंने मंदिर में मौजूद संतों से मंदिर की खासियत के बारे में जानकारी ली। साथ ही मंदिर में लगाई गई सदगुरु सदाफल देव जी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें प्रणाम किया और मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई अद्भुत नक्काशी देखी। बताया जा रहा है कि स्वर्वेद महामंदिर का परिसर 68,000 वर्ग फीट में फैला है। कमल के फूल की तरह बनाए गए इस मंदिर का निर्माण 2004 में शुरू हुआ था, जिसमें 20 साल में 100 करोड़ की लागत से 7 मंजिला ये मंदिर तैयार हुआ, जो मूल रूप से 7 चक्रों को समर्पित एक आध्यात्मिक मंदिर है। मंदिर की दीवारों पर वेदों के 4000 दोहे लिखे गए हैं। बताया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, जिसमें एक समय में एक साथ 20,000 लोग बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में देश की विरासत पर गर्व जताते हुए प्रधानमंत्री ने राम मंदिर निर्माण का जिक्र भी किया।
मंदिर को काशी के विकास का उदाहरण बताया। पीएम ने काशी के विकास के लिए संतों की भी तारीफ की और कहा कि आजादी के 7 दशक बाद देश ने दोबारा अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू कर दिया। देश अब लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। वहीं सीएम योगी ने भी देश के मंदिरों और सांस्कृतिक विरासत का जिक्र किया। 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, हर भारतवासी का मन अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता हुआ दिखाई देता है। इस मौके पर स्वरवेद महामंदिर के संतों ने पीएम मोदी को भेंट के तौर पर मंदिर की एक कलाकृति भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान लोगों को जीवन से जुड़े 9 संकल्प भी दिलाए। पहला संकल्प ये कि पानी की बूंद बूंद बचाइए और जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करिए। गांव-गांव जाकर लोगों को डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक बनाइए। अपने गांव, शहर और मोहल्ले को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए काम कीजिए। जितना हो सके मेड इन इंडिया उत्पादों का ही प्रयोग कीजिए और उन्हें प्रमोट करें। पीएम ने लोगों से कहा कि पहले आप अपने देश को देखिए और फिर विदेश में घूमिए। प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का भी आग्रह प्रधानमंत्री ने किया। मिलेट्स यानी श्री अन्न को जीवन में शामिल करिए और इसका खूब प्रचार प्रसार करिए। पीएम ने स्वास्थ्य पर जोर देते हुए कहा कि योग हो या स्पोर्ट्स हो, उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। पीएम ने लोगों से गरीबी दूर करने के लिए गरीब परिवार का सहारा बनकर उनकी मदद करने को भी कहा। जनता को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में हो रही सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की और उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान वहां जूडो, कुश्ती और शतरंज समेत कई तरह के खेलों का आयोजन हो रहा था। पहले पीएम ने योगासन करते प्रतिभागियों को देखा और उनका हौसला बढ़ाया। इसके बाद पीएम ने कुश्ती और जूडो की प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों की फाइट के दाव पेच देखे। इस बीच वो एक रेफरी से कुछ कहते हुए भी नजर आए, जिस पर रेफरी मुस्कुराता दिखा। इसके बाद पीएम शतरंज के खिलाड़ियों की टेबल पर पहुंचे, जहां उनके खेल को देखा। पीएम ने शतरंज, कुश्ती समेत सभी खेलों में शामिल वहां मौजूद खिलाड़ियों से बातचीत की और उनका उत्साह भी बढ़ाया। पीएम विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने समूहों में काम करने वाली महिलाओं से बातचीत की। इसके बाद मंच से पीएम ने समाज सेवा से जुड़ी कई महिलाओं और कुछ मेधावी छात्रों को सर्टिफिकेट देकर उनका सम्मान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दी, जिसमें विकास की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। साथ ही वाराणसी को दूसरी वंदे भारत ट्रेन भी दी, जिसे पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाराणसी को मिली एक और वंदे भारत की ये ट्रेन हर रोज वाराणसी से दिल्ली का सफर तय करेगी। वहीं 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए पीएम ने दावा किया कि वंचित लोगों को भी नीतियों का लाभ मिलेगा। देश के इस विश्वास को भी बढ़ाया है कि साल 2047 तक भारत विकसित होके रहेगा। वहीं सीएम योगी ने भी योजनाओं का लाभ हर नागरिक को मिलने की बात कही। ये नया भारत मोदी की गारंटी का भारत है। ये नया भारत बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर नागरिक को देने की गारंटी देता है। योगी ने कहा कि सभी के विकास की गारंटी ही पीएम मोदी की गारंटी है। रविवार को वाराणसी में काशी तमिल संगमम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में भाषण दे रहे थे, तब उनके भाषण का तमिल भाषा में लाइव ट्रांसलेशन भी हो रहा था और ये सब मुमकिन हुआ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। काशी तमिल संगमम के दौरान प्रधानमंत्री जो बातें हिंदी में बोल रहे थे, वो तमिल भाषियों के लिए तुरंत तमिल में ट्रांसलेट हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण के दौरान तमिल भाषी लोगों से ईयरफोन लगाने की अपील भी की, ताकि वो एआई तकनीक की मदद से तमिल में उनका भाषण सुन सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पहला अवसर है जब उनके हिंदी भाषण का किसी दूसरी भाषा में रियल टाइम लाइव अनुवाद हो रहा है। उन्होंने इस एआई तकनीक की तारीफ करते हुए कहा कि भविष्य में ज्यादा लोगों से जुड़ने के लिए वो इसका और अधिक इस्तेमाल करेंगे। जिस एआई तकनीक के जरिए प्रधानमंत्री के हिंदी भाषण का तमिल में अनुवाद किया गया, उसका नाम भाषिणी है। गाजियाबाद के मुरादनगर में हिंदू लड़के से प्यार करना नाबालिग लड़की को भारी पड़ गया। लड़की के प्रेम प्रसंग की भनक परिवार वालों को लगी तो वो नाराज हो गए। फिर लड़की के 2 भाइयों ने ही उसकी हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया।
वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी केस में वाराणसी की जिला अदालत में एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। हालांकि सर्वे रिपोर्ट को बंद लिफाफे में पेश किए जाने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने आपत्ति जताई है। एएसआई ने आज ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया है और 21 तारीख को हम कोर्ट से मांग करेंगे कि इस रिपोर्ट की कॉपी सबको दिखाई जाए। महाराष्ट्र के पुणे में बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया। नगर कल्याण हाईवे पर पिकअप वैन और ऑटो की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले की कार से एक कार जा टकराई। हालांकि इस हादसे में राष्ट्रपति और उनकी पत्नी जिल बाइडेन को कोई नुकसान नहीं हुआ। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की कल यानी 19 दिसंबर को दिल्ली में बैठक होगी। दावा है कि इस बैठक में विपक्ष के तमाम दलों के नेता 2024 के लिए लोकसभा सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे और इसके लिए नेताओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बैठक में विपक्षी दल के नेता अपनी अपनी बात रखेंगे और आगे के लिए रणनीति तैयार करेंगे। उसकी बैठक है, हम लोग जा रहे हैं। आप तक नीचे करो, आप इनको हटाएंगे। विपक्ष के नेताओं के मुताबिक इंडी गठबंधन का एक ही लक्ष्य है, एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ना, ताकि मोदी सरकार को हैट्रिक लगाने से रोका जा सके। हम सब इस कमिटमेंट से आए हैं कि हम जनता को आगे रखकर जो भी सीट शेयरिंग की बात होगी वो इंडिया समिट में होगी। अब तक इंडी गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं और चौथी बैठक कल यानी 19 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली है। और खबर है कि इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को रफ्तार देने की रूपरेखा तय की जाएगी। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद सबसे ज्यादा दबाव कांग्रेस पर है, जबकि विपक्ष के कई और दलों के नेता बीजेपी से मिली हार के बाद जल्द समझौता और साझा रणनीति तैयार करने पर जोर दे रहे हैं, ताकि लोगों के सामने साझा रणनीति पेश करने में मदद मिल सके। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने भी सीट शेयरिंग पर सबसे ज्यादा जोर दिया। ममता बनर्जी बहुत आशा लेके इस बार आए हैं कि ये सीट शेयरिंग का प्रोसेस यही सबसे पहले होना जरूरत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के गठबंधन पर सवाल उठाया और कहा कि भ्रष्टाचार में डूबे सभी लोग एकजुट हो गए हैं। अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए गठबंधन कर रहा है। तो वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने गठबंधन की पिछली 3 बैठकों की तरह कल होने वाली बैठक के भी फ्लॉप होने की भविष्यवाणी कर डाली। लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के एक बयान पर घमासान छिड़ गया। चिदम्बरम ने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि हवा बीजेपी के पक्ष में बह रही है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि हवा की दिशा बदल भी सकती है। मीडिया से बातचीत के दौरान चिदम्बरम ने कहा कि बीजेपी कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती और वो कोई भी चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे कि ये आखिरी लड़ाई हो। पी चिदम्बरम के बयान पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी नेता सतपाल सिंह ने 2029 के चुनाव में भी जीत का दावा कर दिया। जो है 2019 तभी से हमारा चुनाव की तैयारी है। हम लोग जो है अंतिम चुनाव की कोई बात ही नहीं है। 2024 भी जीतेंगे और 29 भी जीतने वाले हैं। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 168 पॉइंट की गिरावट के साथ 71,315 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 38 पॉइंट गिरकर 21,418 पर बंद हुआ। यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र अभी भी पहले नंबर पर है। देश की कुल जीडीपी में महाराष्ट्र का शेयर 15.7%, जबकि उत्तर प्रदेश का जीडीपी शेयर 9.2% पहुंच गया है। तमिलनाडु 9.1% शेयर के साथ तीसरे स्थान पर है। सोवरन गोल्ड बॉन्ड योजना में निवेश आज से शुरू हो गया है। आरबीआई ने गोल्ड बॉन्ड की कीमत 6,199 रुपए प्रति ग्राम तय की है। बॉन्ड की बिक्री 22 दिसंबर तक चलेगी और इस दौरान ऑनलाइन माध्यम से गोल्ड बॉन्ड खरीदने वाले निवेशकों को 10 ग्राम सोना खरीदने पर 500 रुपए की छूट मिलेगी। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर तय की गई है, यानी जिन लोगों के पास भी बैंक में लॉकर है उन्हें 31 दिसंबर तक बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू कराना होगा, नहीं तो बैंक लॉकर सीज कर दिया जाएगा। तमिलनाडु में शनिवार से ही जमकर बारिश हो रही है। हालात ये है कि वहां के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा, क्योंकि सड़कों पर पानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा और मकान किसी टापू की तरह पानी से घिर गए हैं। तमिलनाडु में बीते शनिवार से हो रही बारिश की वजह से 4 जिलों में भयंकर बाढ़ के हालात बन गए। बारिश कितनी भयंकर है इसका अंदाजा तूतीकोरन की इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है, जहां कोर्रापल्लम टैंक ओवरफ्लो होकर टूट गया और टैंक का पूरा पानी शहर में दाखिल हो गया। तस्वीरें ऐसी थीं जैसे मानसून के बिगड़ने पर उत्तर भारत में दिखाई देती हैं।
तिरुनेलवेली और तेनकासी जिले में बारिश के बाद सब कुछ डूबने की कगार पर पहुंच गया। मकानों की पहली मंजिल पानी में थी और सड़कें ऐसी जैसे जगह जगह तालाब बन गए हों। वहीं तुत्तुकुड़ी में भी बारिश के बाद सैलाब ही दिखाई दिया। तमिलनाडु मिचोंग तूफान से हुई तबाही से अभी करवट बदल भी नहीं पाया था कि मूसलाधार बारिश ने राज्य के दक्षिणी हिस्से को पानी पानी कर दिया। तमिलनाडु में औसत से ज्यादा बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया और झरने ऐसे फूटे जैसे सब कुछ अपने बहाव में समा ले जाएंगे। तमिलनाडु के तेनकासी में लगातार बारिश के बाद हाथी पुल भी डूब गया और वहां मौजूद झरनों से पानी पूरे वेग के साथ बहता दिखा, जो आगे जाकर नदियों में मिला और शहर भर में यही पानी तबाही का सबब बन गया। तूतीकोरन में नदी के उफान की वजह से सड़क धंस गई और बचाव के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड उसकी चपेट में आकर पानी के बीच फंसी दिखाई दी। तिरुनेलवेली में भी बारिश में जगह जगह सड़कें धंसी हुई नजर आईं। तमिलनाडु में शनिवार से शुरू हुई बारिश ने 2 दिन में इस कदर कहर बरपाया कि राज्य के दक्षिणी हिस्से के 4 जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए, जिसमें तुत्तुकुड़ी, तेनकासी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी शामिल हैं। बाढ़ की वजह से तमिलनाडु के इन 4 जिलों में आज स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों को बंद करना पड़ा। भयंकर बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक्स भी पानी में डूब गए, लिहाजा कई ट्रेन भी रद्द हुई। आज भी बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित तमिलनाडु के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी रहा। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी, नहरों और झरनों से दूर रहने की अपील की। तमिलनाडु सरकार ने राहत और बचाव के लिए वायुसेना से मदद मांगी है, ताकि बाढ़ की चपेट में आए लोगों को बचाने के साथ साथ हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री बांटी जा सके। दिसंबर में ही ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब तमिलनाडु के अलग अलग जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। 15 दिन पहले मिचोंग तूफान की वजह से तमिलनाडु में बारिश से तबाही आई थी। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे हफ्ते भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में सरकार, प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं।